शुरुआत करते दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। आज पहला एडिटोरियल हम न्यूजीलैंड के वोटिंग सिस्टम के बारे में देखने वाले हैं। उसकी तुलना हम हमारे इंडिया में चलने वाले इलेक्शन के साथ में करने वाले हैं। इसके साथ साथ में न्यूजीलैंड में जो वोटिंग सिस्टम चलता है उसके कौन कौन से फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। न्यूजीलैंड में जो सिस्टम चलता है वोट डालने का, वो वोट डालने का तरीका आखिर होता कैसा है। वहाँ पर आप क्या काम करते हैं, दो वोट डालते हैं। एक तो आप पार्टी को वोट देते हैं, ठीक है। एक वोट आपने किसको दिया, पार्टी को दे दिया, और दूसरा उस व्यक्ति को दिया जिसको आप जिताना चाहते हैं। ये जो पार्टी को आपने वोट दिया है ये सीधे सीधे उस पार्टी के कितने मेंबर रहेंगे पार्लियामेंट में ये निर्धारित करेगा। पार्लियामेंट में कौन सी पार्टी के व्यक्ति ज़्यादा रहेंगे ये चीज़ निर्धारित कौन करेगा, पार्टी का वोट। ठीक है, तो पहला वोट हमारा ये निर्धारित करता है। दूसरे नंबर का जो वोट हम डाल रहे हैं वो उस व्यक्ति को जाएगा जिसको आप जिताना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप जिस एरिया में रह रहे हैं और जिस किसी को भी आप जिताना चाह रहे हैं, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो कांग्रेस का हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो एक वोट हमारा सीधा सीधा जाएगा इस व्यक्ति को। ठीक है, तो यहाँ पर दो प्रकार का हमको वोटिंग सिस्टम देखने को मिलता है। इस सिस्टम को हम मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल सिस्टम बोलते हैं। शॉर्टकट में इसको एमएमपी बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको, मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल। मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल सिस्टम न्यूजीलैंड का वोटिंग सिस्टम है। आगे देखा जाए पार्लियामेंट में 120 सीट हैं फॉर इट्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। टोटल देखा जाए यहाँ से 120 व्यक्ति खड़े हो रहे हैं, 120 व्यक्ति सरकार बनाएंगे पार्लियामेंट में। जब भी इलेक्शन होता है पॉलिटिकल पार्टी ट्राई करती हैं कि वो जीत सकें जितना ज़्यादा से ज़्यादा सीट पार्लियामेंट में एज दे कैन। हर पार्टी यही सोचती है कि मैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल कर सकूं। हर पॉलिटिकल पार्टी यही चाहती है। आगे यदि हम बात करें तो देखिए हमारे पास में दो वोट हैं। मैं यदि वोटर हूं तो मैं दो वोट डाल सकता हूं। एमएमपी सिस्टम के अंतर्गत मेरे पास में दो वोट रहते हैं। एक होता है पार्टी वोट और दूसरा होता है इलेक्टोरेट वोट। इलेक्टोरेट वोट हम किसको बोलेंगे, जिसको मैं जिताना चाह रहा हूं। इस पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें दो वोट मिली है। ठीक है, ये आप हैं वोटिंग देने वाले व्यक्ति। तो ईच वोटर हैज़ ए पार्टी वोट एंड इलेक्टोरेट वोट। दो प्रकार के वोट हमको डालने रहते हैं। अब यदि हम पॉलिटिकल पार्टी वाले वोट का यूज़ कर रहे हैं, इफ़ यू वोट फॉर द पॉलिटिकल पार्टी यू वांट टू रिप्रेजेंट यू। कुल मिलाकर के यदि मैंने किसी पार्टी वोट को दिया है तो कुल मिलाकर के मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जब मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देता हूँ तो इससे हेल्प मिलती है। यू हेल्प टू चूज़ हाउ मैनी सीट्स इन पार्लियामेंट ईच पार्टी गेट। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें समझने वाली चीज़ यही है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि वहाँ पर बीजेपी की पार्टी को हमने वोट दे दिया, मैंने बीजेपी को दिया, दूसरे लोग ने भी बीजेपी को दिया, तीसरे ने भी बीजेपी को दिया, तो ये चीज़ डिसाइड करती है कि पार्लियामेंट में बीजेपी को कितनी सीट मिलेगी। ये प्रोपोर्शनल में रहेगा, अनुपातिक तौर पर रहेगा। ठीक है, इसलिए इसको प्रोपोर्शनल बोला जाता है। पार्टी वोट बड़े पैमाने पर डिसाइड करता है टोटल नंबर ऑफ सीट ईच पॉलिटिकल पार्टी गेट। एग्जाम्पल के तौर पर बीजेपी को अच्छा खासा यदि वोट मिला है बीजेपी पार्टी को, तो हो सकता है पार्लियामेंट में उसको 100 मिल जाए, जिसको कम मिला उसको कम रिप्रेजेंटेशन मिल जाए। पार्टीज विथ ए बिगर शेयर ऑफ द पार्टी वोट गेट मोर सीट इन पार्लियामेंट। जाहिर सी बात है जिस पार्टी को ज़्यादा वोट मिल रहे हैं उस पार्टी को पार्लियामेंट में भी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। ये सिस्टम चलता है न्यूजीलैंड में। इसलिए तो हम बोलते हैं कि हर पार्टी चाहती है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा है हम वोट हासिल कर सकें। यदि हम किसी कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया,
इसका मतलब ये हो गया कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं उस एरिया में आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब मैं किसी व्यक्ति को, किसी कैंडिडेट को वोट डालता हूं तो इससे मदद मिलती है कि आप किस व्यक्ति को खड़ा करना चाहते हैं आपके एरिया से। इसको हम इलेक्टोरेट वोट बोलते हैं। जिस कैंडिडेट को ज़्यादा वोट मिलेगा वो आदमी जीत जाएगा और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा, उसको एमपी बोला जाता है। पॉलिटिकल पार्टी हमेशा से ट्राई करती हैं कि हम जो है पार्टी वोट के लिए थोड़ा प्रयास करें एंड इलेक्टोरेट वोट के लिए थोड़ा सा प्रयास करें। पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट गेट एटलीस्ट 5% ऑफ पार्टी वोट। पॉलिटिकल किसी भी पार्टी को ये ध्यान रखना है कि कम से भी कम 5% पार्टी वोट आपको मिलना चाहिए, या फिर कम से भी कम एक आप इलेक्टोरेट सीट को जीत जाएं बिफोर दे कैन हैव एनी सीट इन पार्लियामेंट। या तो आप कम से भी कम 5% वोट हासिल करिए, या फिर कम से भी कम आप जो है एक सीट तो आपको जीतना पड़ेगा कि एक मेंबर आपका जीता है। अब चूंकि ये जो एमएमपी होता है प्रोपोर्शनल सिस्टम होता है, इसका मतलब ये हो गया जो शेयर ऑफ सीट्स हैं किसी भी पार्टी की, इस पिक्चर के माध्यम से हम समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर न्यूजीलैंड में 3 पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हो रही हैं, ए, बी एंड सी। ठीक है, यहाँ पर 3 पॉलिटिकल पार्टी हैं। ए को ज़्यादा पार्टी वोट मिला है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर इसको मिल गया है 10, इनको मिला है 5-5। ठीक है, इन दोनों को मिला है 5-5। तो आप देखेंगे पार्लियामेंट में जो ए है ना, ए को यहाँ पर ज़्यादा सीटें मिली हैं, आप देख सकते हैं ए को यहाँ पर ज़्यादा सीटें मिली हैं, और बाकी का जो हिस्सा बचा हुआ है ये हिस्सा दोनों में बंटवारा हो गया है। ये सिस्टम चलता है न्यूजीलैंड में। ठीक है, सीधे अब हम चलते हैं एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ और डिस्कशन करते हैं एडिटोरियल को। तो पार्टिकुलरली ये जो आर्टिकल है न्यूजीलैंड के वोटिंग सिस्टम के ऊपर ही लिखा गया है, इसलिए पूरा का पूरा फोकस जो है इसी के ऊपर रहेगा। और बताया जाता है कि न्यूजीलैंड का ये जो सिस्टम चल रहा है इसमें कौन कौन से फ़ायदे हैं और कौन कौन से नुकसान हैं। न्यूजीलैंड के सिस्टम को हम स्प्लिट वोटिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं। सच एस न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं, इसके माध्यम से ये जो वोटर होते हैं सबसे पहले तो कैंडिडेट को चूज़ कर लेते हैं मेरिट पर आधारित, मेरिट बेस पर कि भाई इसको नहीं इसको, इसको नहीं इसको, मेरे को इसको वोट देना है। इसके साथ साथ में ये लोग ये भी इंश्योर करते हैं दैट देयर पार्टी प्रेफरेंस डिटरमाइन लेजिस्लेटिव कंपोजिशन। और मैंने जिस पार्टी को वोट दिया है वो पार्टी का वोट लेजिस्लेटिव कंपोजिशन को भी रिप्रेजेंट करेगा, डिटरमाइन करने का काम करता है। उसी से मेरे वोट से ही ये निर्धारित होगा कि पार्लियामेंट में किसको मेजॉरिटी में रहना है, किस पार्टी को मेजॉरिटी में ज़्यादा संसद मिलने वाली, ज़्यादा सीटें मिलने वाली हैं। पहली नज़र में यदि हम उड़ीसा और ऑकलैंड के बीच में थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करें फर्स्ट इंस्टांसेस में, तो थोड़ा सा डिफरेंस हमको यहाँ पर नज़र आता है। पहली नज़र में हम डिफरेंस पैदा कर रहे हैं वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, एजुकेशन लेवल में, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर में। यहाँ पर थोड़ा सा हम कहते हैं कि उड़ीसा अलग है और ऑकलैंड अलग है, लेकिन यहाँ पर कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं। जैसे कि दोनों के दोनों जो रीज़न है ना, ये एग्जाम्प्लीफाई करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्लिट वोटिंग का। एग्जाम्प्लीफाई करना मतलब उदाहरण प्रस्तुत करना। यहाँ भी स्प्लिट वोटिंग चली, वहाँ भी स्प्लिट वोटिंग चली। यहीं से हमें जो है सूक्ष्म अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है वोटर के बिहेवियर की एंड एफिकेसी ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम। हमारा जो चुनावी तंत्र है वो कितना एफिकेसी है, दक्षता वाला है, ये सारी चीज़ें, इसके अलावा वोटर का बिहेवियर भी हमको यहाँ से पता चल जाता है।
उड़ीसा का जो यूनिक सेटअप है कंकरेंट लोकसभा एंड स्टेट असेंबली इलेक्शन, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा होने वाली है कि उड़ीसा ने एक प्रयोग किया। मैं लोकसभा और स्टेट असेंबली का इलेक्शन एक साथ में करवाता हूँ। हमारे देश में शुरू में ये सिस्टम चला भी था, आज भी सरकार ये कह रही है एक देश एक इलेक्शन, लेकिन ये चीज़ तभी संभव हो पाएगी जब स्थायी सरकार आ जाए। स्थायी सरकार जब तक रहेगी नहीं तब तक आप एक देश एक इलेक्शन नहीं ला सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर महाराष्ट्र में आपने देखे, मध्य प्रदेश में आपने देखे, शुरू में क्या होता है, चुनाव में महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार जीत जाती है, शिवसेना सरकार बना लेती है। इसके बाद उसी के कुछ लोग लालच में आकर के बीजेपी के साथ हाथ मिला लेते हैं और बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। अब तो यहाँ तो सरकार गिर गई। अब लेकिन पता चला कि चलो ये सब तो हो गया, लेकिन यदि उसमें भी मेजोरिटी साबित नहीं हो पाती तो क्या होता, फिर से तो चुनाव हमको आयोजित करने पड़ जाते। कभी किसी मुख्यमंत्री की डेथ हो गई है, बीमार पड़ गया, कुछ भी रीज़न हो गया है, तो उस समय में री इलेक्शन हमको कराने पड़ जाते हैं। उस टाइम में आप क्या करोगे, राष्ट्रपति शासन लगाओगे कि क्या करोगे, यहाँ पर ये क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। इसलिए एक देश एक चुनाव सिस्टम हमारे देश में उतना कारगर नहीं हो पाया। यहाँ पर उड़ीसा का मैप प्रस्तुत किया गया है, इसको आप देख सकते हैं। इसका पार्टिकुलरली फिजिकल मैप है। फिजिकल मैप में यदि देखा जाए तो जो महत्वपूर्ण लोकेशन है इसकी कौंधान हिल्स है, ईस्टर्न घाट वाली लोकेशन आप देख सकते हैं, वामसाधारा वैली देख सकते हैं। ईस्टर्न घाट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ कुछ यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, पूरी की पूरी जो रिवर थी वो उड़ीसा की ही पूछी गई थी और पूछा था कि इनमें से कौन सी रिवर ईस्टर्न घाट से नहीं निकलती है। आगे बताया जा रहा है, यदि हम बात करें उड़ीसा के यूनिक सेटअप ऑफ कंकरेंट लोकसभा एंड स्टेट असेंबली इलेक्शन का, तो ये प्रदर्शित करता है किसी भी इलेक्टोरेट के डिफरेंशिएटेड पॉलिटिकल चॉइसेस को। ठीक है, ये बता रहा है कि जो इलेक्टोरेट है इसकी चॉइसेस में, पॉलिटिकल चॉइसेस में थोड़ा सा विभेद है, अंतर है। उड़ीसा ने क्या काम किया था, सिमुलटेनियस इलेक्शन करवाया था 2019 में। उस समय में किसी भी वोटर को 2 वोट कास्ट करना था एक ही दिन में, लेकिन स्प्लिट वोटिंग पैटर्न वाला सिस्टम यहाँ पर अपनाया गया था। यहाँ पर क्या करना था, लोकसभा वोट बीजू जनता दल लीड इन 88 आउट ऑफ 146 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इसमें बोला जाता है जो बीजू जनता दल वाली सरकार थी ना, इसने लीड लिया था 146 में से 88, यदि हम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करें तो। उसी समय में जब असेंबली वोट हुआ था तो उस टाइम में बीजेडी ने जीता था 113 सीट 146 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। यहीं यदि हम डिफरेंसेस की बात कर लें, डिफरेंसेस अमाउंटेड टू 25 सीट एंड ऑलमोस्ट 2% वोट शेयर फॉर द बीजेडी। कुल मिलाकर के यहाँ पर क्या हुआ, एक तो आपने लोकसभा के लिए वोट डाला, दूसरा वोट आपने किसको डाला, आपने विधानसभा के लिए वोट डाला था। अब हम बात करते हैं एमएमपी सिस्टम के लिए। तो भारत और न्यूजीलैंड के लिए जो वोटिंग सिस्टम चल रहा है उसमें क्या क्या अंतर होता है। इंडिया में जो सिस्टम चलता है उसको हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वोटिंग सिस्टम बोलते हैं और न्यूजीलैंड में चलता है मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल सिस्टम। एमएमपी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर किसी भी वोटर के पास में 2 वोट रहता है। एक तो है पार्टी वोट जो कि डिटरमाइन करता है ओवरऑल कंपोजिशन ऑफ 120 सीट पार्लियामेंट को। पार्टी वोट का मतलब ये है आप कौन सी पार्टी को वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा देना चाहते हैं। एक होता है इलेक्टोरेट वोट, ये आप लोकल एमपी को चुनते हैं अपनी जियोग्राफिकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। वहीं यदि हम इंडिया की बात करें, एफपीटीपी सिस्टम ये डिसाइड करती है द लोकल एमपी इलेक्शन में। पार्टिकुलरली मुझे किस व्यक्ति को विधायक बनाना है, ये चीज़ यहाँ से निर्धारित हो जाती है। कुल मिलाकर के 72 इलेक्टोरेट सीट एंड पार्टीज फिल द अदर 48 लिस्ट सीट। कुल मिलाकर के बताया जा रहा है कि जो उड़ीसा है, उड़ीसा में जो एक साथ में
चुनाव हुए थे उस समय में कितनी सीट के लिए चुनाव होता है और कितने कैंडिडेट उसमें खड़े हो रहे हैं। आगे हम न्यूजीलैंड के एग्जाम्पल की बात करेंगे कि न्यूजीलैंड में 2020 में जब चुनाव हुआ था ऑकलैंड सेंट्रल पार्लियामेंट्री इलेक्शन का, यहाँ पर हमें कुछ एविडेंट मिले थे। वोटर ने चूज़ किया था क्लो स्वारब्रिक को, जो कि ग्रीन पार्टी के कैंडिडेट हैं। ये लोकल एमपी के रूप में चुने गए हैं। सेम उसी टाइम कंसिस्टेंसी फेवर्ड द लेबर पार्टी इन देयर पार्टी वोट। एग्जाम्पल के तौर पर बोला जाए तो एक व्यक्ति को तो आपने चुन लिया है क्लो स्वारब्रिक, जो कि ग्रीन पार्टी के हैं, लेकिन पार्लियामेंट में मेजोरिटी किसको मिल गई? लेबर पार्टी को मिल गई। ठीक है, पार्टी वोट के अंतर्गत। यदि हम जो है इलेक्टोरल कमीशन ऑफ न्यूजीलैंड की बात करें, 31.86% जो वोट थे 2020 में वर स्प्लिट वोट्स फ्रॉम 27 टू 0.33% इन 2017। यहाँ पर स्प्लिट वोट का परसेंटेज बताया गया है 31.86% 2020 का रहा था और 27.33% रहा था 2017 में। कुछ कुछ चीज़ें का प्रावधान है, जैसे कि स्विच सीट। तो टोटल जो है 72 इलेक्टोरेट सीट है, इनमें से 8 आउट ऑफ 72 इलेक्टोरेट सीट, 72 में से 8 की हम बात कर रहे हैं। इलेक्टोरेट मतलब वो कैंडिडेट जिसको हम एमपी बना रहे हैं। इनने मिलकर के स्विच सीट का निर्माण किया है। स्विच सीट का निर्माण किया है। इन ए स्विच सीट वोटर पिक ए कैंडिडेट फ्रॉम वन पार्टी बट गिव देयर पार्टी वोट टू अनदर। इसमें क्या होता है, भले ही मैं अपने एरिया में किसी और पार्टी के व्यक्ति को जिता दूं, लेकिन मेरे पास में ये ऑप्शन है कि मैं लोकसभा में किसी और पार्टी को भी जिता सकता हूं। इसका मतलब ये नहीं हो गया है कि मैंने जिस व्यक्ति को अपने एरिया में खड़ा किया हूँ उस व्यक्ति की मेजॉरिटी वाली पार्टी वहाँ पर मेरे को चाहिए। ठीक है, ये मेरे चॉइस के ऊपर है कि मैं अपने एरिया में तो ये अच्छा काम कर रहा है बीजेपी वाला, लेकिन नेशनल लेवल पर भाई बीजेपी अच्छा काम नहीं कर रही, मैं कांग्रेस को बनाऊंगा। ये सिस्टम यहाँ पर लागू हो जाता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं एडवांटेज एंड इसके क्रिटिसिज्म के बारे में। एमएमपी सिस्टम की क्रिटिसिज्म की यदि हम बात करें, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर कुछ संभावना रहती है टैक्टिकल वोटिंग की। ये चीज़ क्या है? टैक्टिकल वोटिंग को प्रेरित करता है। टैक्टिकल वोटिंग मतलब आप ऐसा वोटिंग सिस्टम जिसके माध्यम से किसी पार्टी को बाहर रखना चाहते हैं, तो इससे ये संभावना है कि आप संभावना ऐसी कि यदि कोई पार्टी मेरे को पसंद नहीं आ रही है तो मिल कर के हम उस पार्टी को सेंट्रल लेवल पर पार्लियामेंट में आने से रोक सकते हैं। वहीं यदि हम बात करें मोर लोकलाइज्ड अकाउंटेबिलिटी की, इसके माध्यम से पहला जो बेनिफिट है स्प्लिट वोटिंग सिस्टम का, इसके द्वारा इसके माध्यम से हम जो है और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोकलाइज अकाउंटेबिलिटी ला सकते हैं किसी भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के लेकर। हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं, हमें उस कैंडिडेट से लेना देना है जो कि हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है। सेकंड नंबर का जो फ़ायदा रहता है वो पॉलिसी फोकस को रहता है। चूँकि ये जो पार्टी हैं इनको ये ज़रूरत नहीं है कि आप कंसंट्रेट करें किसी भी इंडिविजुअल कैंडिडेट की विनिएबिलिटी के लिए कि भाई वो जीत पाएगा कि नहीं जीत पाएगा। ये लोग हमेशा जोर देते हैं पॉलिसीज़ के ऊपर, आइडियोलॉजीज़ के ऊपर, ताकि पार्टी वोट हासिल कर सकें। ये कभी कोशिश नहीं करते हैं कि मेरा ये जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है ये जीत जाए। वो ये सोचते हैं कि भाई हम अच्छी पॉलिसी बनाएं, हम अच्छे नियम कानून लेकर के आएँ, हम अच्छी सुविधाएं दें, ताकि हमारी पार्टी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो पार्लियामेंट में ज़्यादा से ज़्यादा रहे। तीसरे नंबर का जो फ़ायदा बताया जा रहा है
वो है एमएमपी इम्प्रूव रिप्रेजेंटेशन फॉर वुमेन। एमएमपी के माध्यम से महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन आप बढ़ा सकते हैं, जो इंडिजीनियस। इसके अलावा हमें यदि किसी गरीब व्यक्ति को जिताना है, किसी इंडिजीनियस कम्युनिटी को जिताना है, या फिर किसी विकलांग व्यक्ति को जिताना है, अदर जो डिप्राइव्ड ग्रुप हैं, डिप्राइव्ड ग्रुप मतलब जो वंचित समुदाय है, इसको यदि जिताना है तो ये चीज़ संभव हो सकती है। जब एमएमपी सिस्टम यहाँ पर नहीं आया था न्यूजीलैंड में, उस समय में जो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन था 1993 में वो 21% था। आज के समय में 51% जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो महिलाएं हैं। माओरी का जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें भी अभी वृद्धि हुई है। चौथे नंबर का जो फायदा है, डेमोक्रेसी इससे मजबूत होती है। ठीक है, वोटर क्या है, उसके पास में डाइवर्सिफिकेशन है, उसके पास में बहुत सारे ऑप्शन हैं पॉलिटिकल प्रेफरेंस के लिए। ठीक है, आप वोट डालने के पहले आपके पास में चॉइसेस आ गई हैं। एवरी पार्टी वोट गेट काउंटेड टू डिटरमाइन हाउ मैनी सीट ए पार्टी गेट। ये बात हम शुरू से ही दोहराते आ रहे हैं। यदि मैंने पार्टी वोट में बटन दबाया है, बीजेपी के पार्टी वोट को वोट दे दिया, इसका मतलब ये है मेरा एक वोट या फिर एक वोट का जो अधिकता है वो पार्लियामेंट में जाकर के उसको हो जाएगी। जो ज़्यादा पार्टी वोट हासिल करेगी उसका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में ज़्यादा रहेगा। इसके साथ साथ में फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिल जाती है। इसके माध्यम से वोटर सिलेक्ट करते हैं बेस्ट कैंडिडेट पार्टी कॉम्बिनेशन को अपने बिलीव के हिसाब से। दोनों ही पार्टी एंड कैंडिडेट चूज़ किए जाते हैं वोटर के द्वारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैनर में, एंड ये एक दूसरे को उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं करते। छठवें नंबर का जो फ़ायदा है, एमएमपी सिस्टम के इंट्रोड्यूस होने के बाद में जो एवरेज एज ऑफ एन एमपी है न्यूजीलैंड में वो कंसिडरेबली डिक्लाइन हुए हैं। बूढ़े बूढ़े लोग अब हटते जा रहे हैं। 2020 के इलेक्शन में आप देखेंगे 47.3 साल था 2020 के इलेक्शन में। क्योंकि ज़्यादातर जो है आज के समय में ऐसा सोचते हैं कि लोग भाई अब ये जो बूढ़े लोगों का ज़माना चला गया है, अब नए नए लोगों को कमान देना चाहिए हमको। इसके बाद वाला जो सेकेंड एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, ये पार्टिकुलरली हमारा जो शहरीकरण हुआ है, शहरीकरण के चलते चलते जो हम अर्बन लाइफ जी रहे हैं। आप यदि किसी भी शहर में रह रहे हैं तो उस शहर की कल्पना करिए, वो शहर कितना पॉल्यूटेड है। पार्टिकुलरली एयर पोल्यूशन हो, चाहे वाटर पोल्यूशन हो, चाहे नॉइज़ पोल्यूशन हो, सारी की सारी चीज़ों को आप कैलकुलेट करके देखिए कि शहर को जिस हिसाब से सोचा जाता है कि शहर कितने बढ़िया जगह है, गांव वाले हमेशा शहर की चकाचौंध से आकर्षित होते रहे हैं। ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से, चमकती दमकती दुकानों से हमेशा से ही गांव वाले शहर की तरफ आकर्षित होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि गांव वालों को शहर की तरफ खींचे चले आ रही हैं, खींचे चले जा रही हैं, और शहरों में जो दबाव है वो बढ़ते जा रहा है। चाहे भूमि के ऊपर हो, चाहे वहाँ के संसाधनों के ऊपर हो, हर चीज़ के ऊपर प्रेशर बढ़ते जा रहा है। कैसे करके हम जो है अर्बन इंडियन को एक बेटर लाइफ दे सकते हैं। हमारे पास में डेटा मौजूद है कि इंडिया में बहुत सारी सिटीज़ ऐसी हैं जो कि पॉल्यूटेड हैं। दुनिया में, भारत में अकेले नहीं, दुनिया में इनका नंबर लगता है। ये चीज़ हाईलाइट करती है कि हमें सिटीजन इन्वॉल्व स्ट्रेटजी लाना पड़ेगा सिटी के निर्माण के लिए। आज के भी समय में आप देखेंगे नया रायपुर बस रहा है। ठीक है, नया रायपुर यदि बसाया जा रहा है तो उनमें कौन कौन सी चीज़ों को हमें इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। सिटीजन इन्वॉल्व स्ट्रेटजी वहाँ पर अपनाई गई है कि नहीं अपनाई गई है, इस पर फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर हम अर्बनाइजेशन के ऊपर फोकस करेंगे, इसके साथ साथ में उसका सीधा सीधा जो संबंध है पॉल्यूशन के साथ में, उसको यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसलिए वर्ल्ड सिटीज़ डे 2023 31 अक्टूबर को हमने सेलिब्रेट किए हैं। वर्ल्ड सिटीज़ डे 2023, इस बार की जो थीम रही थी बेटर सिटी बेटर लाइफ, फाइनेंसिंग सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर फॉर ऑल। तो सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर हमें लाना है, इसके लिए फाइनेंसिंग की ज़रूरत हमको पड़ेगी।
बेटर सिटी बेटर लाइफ आप कैसे करके बना सकते हैं, इस बार की थीम रखी गई है 2023 की। फाइनेंसिस की यदि हम बात करें तो फाइनेंसिस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है। मनी को कैसे करके चैनलाइज आपको करना है राइट डायरेक्शन में, such that urban future which are used in wrong urbanization are stopped, in turn cities made livable and safe। पसी पैसे को मुझे ऐसी जगह खर्चा करना है, यदि मैं सरकार में चला जाऊं, सरकार में बैठ जाऊं, तो मुझे इस पैसा को ऐसी जगह खर्चा करना है कि जो रॉन्ग अर्बनाइजेशन हो रहा है उसको मुझे सबसे पहले रोकना है। इसके बदले में शहरों को मैं ऐसा बनाऊंगा कि वो जीवित रहने योग्य हो सकें, सेफ हो सकें। इसके बाद बात करी जाती है वायु प्रदूषण और हमारे कितने शहर ऐसे हैं जो कि प्रदूषित हैं। ये काफ़ी एट्रोसियस लगता है, एट्रोसियस मत लगता है मतलब ख़राब लगता है कि ये जो एयर पॉल्यूशन है, ठीक है, इससे हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना वो 10% कम हो गई है। इसका मतलब ये है गांव देहात में 100 साल जिएंगे आप, और यदि पॉलिटेड सिटी में रह रहे हैं तो वहाँ पर आप 90 साल ही जी पाएंगे। एक रिपोर्ट है रिलीज़ करी गई थी द एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट शिकागो, एपिक की तरफ से एक रिपोर्ट रिलीज़ करी गई थी जिसमें बताया जा रहा है कि 50 जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं उनमें से, विश्व की जो 50 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं उनमें से 39 जो है इंडिया में है। तो ये हमारे लिए कितने शर्म की बात है। पॉल्यूशन डायरेक्टली लोगों की हेल्थ के ऊपर असर डालता है। वहीं यदि हम बात करें, एवरेज इंडियन लॉसेस 5.3 ईयर ऑफ हिज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ड्यू टू दिस। पॉल्यूशन के चलते चलते आदमी की 5.3 साल उम्र कम हो जाती है। दिल्ली के रेजिडेंट के लिए ये तो 11.9 साल है, मतलब लगभग 12 साल है। यदि आप दिल्ली में रह रहे हैं तो पॉल्यूशन के चलते चलते आपकी जो उम्र है ना 12 साल कम हो जाएगी। अदर एरिया में जो पॉल्यूटेड है तो वहाँ 5.3 ईयर्स है। इसका मतलब ये है, ये डाटा हमें प्रस्तुत हुआ है तो ये हाईलाइट करता है कि पॉलिसी शिफ्ट हमको करने की ज़रूरत है ताकि हम बेटर और लाइवेबल फ्यूचर बना सकें। इसके अलावा प्रदूषण की बात करें, प्रदूषण से क्या क्या हो रहा है। प्रदूषण से हमारी आंखों में जलन होता है, इरिटेशन ऑफ नोज़ एंड थ्रोट, कफिंग, ठीक है, आपका जो ब्रीथ सिस्टम है वो चोक होने लगता है, अस्थमा की बीमारी होने लग जाती है। इसके साथ साथ में कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ भी होते हैं। बात करें कि प्रदूषण कहाँ कहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। रिसेंटली एक मीडिया रिपोर्ट आई थी एयर पॉल्यूशन इन मुंबई, इसको एज ए डेथ बाय ब्रीथ के रूप में वर्णित किया गया है, क्योंकि यहाँ पर अनसेटिस्फिकेटरी एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल पहुँच गया था, लेवल एकदम घटिया हो गया था। हम ये कहें कि जो खराब हवा है वो मात्र इंडो गेंगटिक प्लेन तक ही, जो गंगा का मैदान वाला एरिया है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द एरिया है, उस एरिया में ही ज़्यादा एयर पोल्यूशन है। यदि हम ऐसा कहते हैं तो ये जो चीज़ है वो गलत है। आर्गूमेंट दिया जाता है कि ये जो टेम्परेचर है वो कहना चाहिए टेम्परेचर एंड स्लोइंग डाउन ऑफ वाइंड स्पीड इज़ रीज़न। इसका रीज़न है कि भाई हवाएं कम तेज़ी से चल रही हैं, ये तेज़ चलती तो सबको उड़ा करके ले जाती, उतना ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं फैल पाता। टेम्परेचर इस एरिया में कम रहता है इसलिए भी शायद हवाएं रुक जाती हैं, थम जाती हैं, स्पीड कम हो जाती है, इसलिए पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। लेकिन ये जो सिचुएशन है ना, ये सिचुएशन इंडिया के कोस्टल सिटीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अब हम क्वेश्चन करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है वो इंडियन सिटीज़ में इतनी ज़्यादा एक्यूट क्यों है। यहाँ पर एक्यूट वर्ड यूज़ किया गया है जिसका मतलब होता है गंभीर। सबसे पहली बात तो ये है, हमारी जो ओवरऑल डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी है अर्बन डेवलपमेंट की हमारे देश में, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हमें मॉडल तैयार करने की ज़रूरत है कि इस मॉडल के हिसाब से हमें डेवलपमेंट का काम करना चाहिए। आज के समय में ज़रूरत है कि हमें जो है सस्टेनेबल एंड इकोलॉजिकल अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ना चाहिए। मेजर रीजन्स की यदि हम बात करें जिसके चलते चलते पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है इंडियन सिटीज़ में, उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। रियल इस्टेट डेवलपमेंट हो रहा है, वाइडनिंग ऑफ रोड,
ज़्यादातर आप जो फोकस कर रहे हैं वो रियल इस्टेट डेवलपमेंट के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। ए वाइडनिंग ऑफ रोड, allowing large fuel guzzling vehicle on them, in turn squeezing the space meant pedestrian। आपने क्या काम कर दिया है, रियल इस्टेट डेवलपमेंट का काम ज़्यादा किया है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि आप रोड को वाइडनिंग कर देते हैं, इसके बाद व्हीकल इनमें हम ज़्यादा से ज़्यादा चला रहे हैं जो कि फ्यूल से चल रहे हैं, बड़े पैमाने पर फ्यूल खपत करने वाले व्हीकल यहाँ पर दौड़ा रहे हैं। इसके बाद पैदल चलने वालों के लिए हमने जो है रास्ता यदि अच्छा खासा ला दिया है। एंड रीडेवलपमेंट आर द मेजर रीजन फॉर इंक्रीज पॉल्यूशन इन द सिटीज़। पेडेस्ट्रियन पैदल चलने के लिए जगह अच्छी खासी होना चाहिए। डीजल पेट्रोल से व्हीकल ज़्यादा हम दौड़ा रहे हैं, रोड हमारी वाइडनिंग नहीं है, रियल इस्टेट डेवलपमेंट में हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा रोड डस्ट है, कंक्रीट बैचिंग है, पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रियल यूनिट एंड देयर एक्सटेंशन इन द सिटीज़ एंड व्हीकुलर एमिशन आर की फैक्टर टू। इसके अलावा कुछ कुछ की फैक्टर बताए गए हैं, जैसे कि रास्ते में जो धूल धक्कड़ उड़ते रहती है, आँख में जा रही है, सांस से जा रही है, ठीक है। कंक्रीट बैचिंग, हर जगह आपको कंक्रीट का ही स्ट्रक्चर खड़ा दिखाई देता है। ऐसी इंडस्ट्री को आप शहर में लगा दे रहे हैं, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए था, पॉल्यूशन फैला रही हैं। इसके साथ साथ में जो व्हीकल का एमिशन है ना, वाहनों का एमिशन है, वो भी ज़्यादा बहुत बड़ा फैक्टर का काम करता है। ऐसा एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि जो मोटराइज ट्रांसपोर्ट है वो अकेला 60% कारण बनता है अर्बन पॉल्यूशन का। इसके अलावा जो सिटीज़ के ग्रीन लंग माने जाते हैं, पेड़ पौधे, वाटर बॉडी, अर्बन फॉरेस्ट, ग्रीन कवर, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ों के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अगला जो रीजन बताया जाता है वो पराली जलाने को लेकर के है। तो आप देख सकते हैं अभी धान की फसल कट गई है, धान की फसल कटने के बाद जो बचा हुआ डंठल रहता है उसको जलाने के लिए किसान लोग अपने खेतों की सफाई करने के लिए खेतों में आग लगाते हैं। जल्दी से खेत की सफाई करें, इसके बाद खेत की जुताई करेंगे और गेहूं की बुआई के लिए उस खेत को तैयार किया जाता है। विंटर के टाइम पीरियड में नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हमको पैडी स्ट्रॉ, जिसको पराली बोलते हैं, जलाने की घटनाएं दिखाई देती हैं, जिसके चलते चलते स्मॉग जैसी घटनाएं घटित होती हैं। दिल्ली में आपको सामने से कुछ दिखाई नहीं देगा, स्मोक एंड पार्टिकुलेट मैटर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये पूरी तरह से ट्रू नहीं है, पार्शियली ये ट्रू है। बर्निंग ऑफ पैडी प्राइमरली इन हरियाणा एंड पंजाब ओनली एस्केलेट द प्रॉब्लम। ये केवल प्रॉब्लम को बढ़ाने का काम करता है। लेकिन ये जो चीज़ है वो तो खाली टाइम टाइम में है, लेकिन पॉल्यूशन तो आपका हमेशा चला आ रहा है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो पॉल्यूशन है पराली जलाने से हो रहा है। अगला जो रीजन बताया जा रहा है वो इंडिया का ऑटोमोबाइल मार्केट को लेकर के बताया जा रहा है कि इंडिया का जो ऑटोमोबाइल मार्केट है आज के समय में कितना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। आज के समय में इसकी जो वैल्यू है ये बढ़ कर के $100 बिलियन हो गई है। एंड एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि $160 बिलियन हो जाएगी 2027 तक। 2000 जुलाई 2023 से लेकर के सितंबर 2023 के बीच में ही 8% की ग्रोथ हमको देखने को मिली है। इसके साथ साथ में जो पैसेंजर हैं, कमर्शियल व्हीकल की जो सेल है वो कितनी बढ़ गई है, 13,22,818 यूनिट। अब रोड को चौड़ा किया जा रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ में लोग ज़्यादा से ज़्यादा कार में चल रहे हैं, वाइल इग्नोरिंग द फैक्ट दैट ट्रैफिक स्नार्ल आर इंक्रीजिंग ईच डे। ट्रैफिक हर दिन बढ़ते जा रहा है, इसी के चलते चलते पॉल्यूशन का जो लेवल है ये कम नहीं हो रहा है। अगला जो रीजन बताया जा रहा है वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड यदि हम एक्टिविटीज़ की बात करें तो रफली 10% एयर पॉल्यूशन में योगदान देते हैं नेशनल कैपिटल रीजन में। लेकिन ये जो एक्टिविटी हो रही हैं इनको हम मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को विथ फॉर्मुलेटेड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। आगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। शहर में रहने वाले लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि मैं अपनी बाइक का यूज़ कम करूं, कार का यूज़ कम करूं, मुझे मेट्रो ट्रेन में जाना चाहिए, मुझे बस में जाना चाहिए। और सरकार को ये ध्यान रखना है कि जो बसें हैं वो इलेक्ट्रिक वाली होना चाहिए।
तो यहाँ पर ज़रूरत है कि हमें फोकस करना है ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर एंड हैविंग सिक्योर पेडेस्ट्रियन पैथ। पैदल चलने के लिए हमें रास्ता बनाना पड़ेगा, बाइसिकल के लिए हमें लेन बनाना पड़ेगा ताकि लोग सुरक्षित तरीके से साइकिलिंग का काम कर सकें। एंड क्रिएशन ऑफ पोस्ट ऑफ बाइसिकल ऑफिसर। अब ये बाइसिकल पोस्ट ऑफिसर की पोस्ट किस हिसाब से क्रिएट करी जा रही है, ये अभी तो उतना ज़्यादा यहाँ पर क्लियर नहीं होता है। एंड कंस्ट्रक्शन का जो एक्टिविटी हो रहा है इसके लिए हमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लाने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ में हमें ज़रूरत है कि एक गुड पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो विथ इन्वेस्टमेंट इन बसेस फॉर टाउन एंड सिटीज़। अभी भी आप देखेंगे इतने बड़े बड़े शहर में सिटी बस नहीं चलती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम भिलाई दुर्ग की ही बात कर लें तो ऑटो चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन सिटी बस नहीं चल रही। तो सिटी बस चलाना ज़्यादा अच्छा है, सस्ता पड़ता है, और जहाँ पर एक ऑटो में 6-7 लोग बैठ रहे हैं वहीं बस में आप देख सकते हैं कितने सारी एक साथ में यात्री चले जाते हैं। तो बस की जो संख्या है वो कम रहेगी, ऑटो की संख्या ज़्यादा रहेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये एक्सेसिबल होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए लोगों के लिए, लेकिन आप देखेंगे 85% हुम आर इन द इनफॉर्मल सेक्टर। वाहनों को रेगुलेट कैसे करके आप कर सकते हैं, तो जो प्राइवेट मोटराइज व्हीकुलर मूवमेंट है इसको आप रेगुलेट करने का काम करिए। कंजस्टेशन टैक्स आप लगा सकते हैं किसी भी प्राइवेट कार ओनर के ऊपर में। ड्राइविंग ड्यूरिंग पीक हावर कैन बी थॉट टू। जिस समय में लग रहा है कि सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन चल रहा है उस टाइम में आप टैक्स वसूल सकते हैं। इसके साथ साथ में ऑड नंबर इवन नंबर प्लेट फार्मूला आप ला सकते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन होता है। इसके साथ साथ में नो कार वन डे। सम सिटी ने कुछ कुछ ए नो कार ऑन सर्टेन डेज सिस्टम लाया है, ये भी बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। अब हमको ध्यान ये रखना है कि खाली जनता ही अकेली जो है इस प्रकार से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र ना करे। स्टेट चीफ मिनिस्टर शुड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एटलीस्ट वंस ए डे एज एन एग्जाम्पल ऑफ टोकन मोटिवेशन। लोगों को मोटिवेट करने के लिए चीफ मिनिस्टर, बड़ी बड़ी जो हस्तियां हैं, ये भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें जो है ग्रीन व्हीकल की तरफ में ट्रांसलेट करने की ज़रूरत है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की। तो दिल्ली ने इसको अपनाया है। तो दिल्ली ने जो इसको अपनाया है, ए सेट ऑफ एंटी एयर पॉल्यूशन मेजर्स, इसके माध्यम से हम एयर क्वालिटी कितनी ख़राब हो रही है इसके मेज़रमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर 4 डिफरेंट सेट हैं दैट गेट एक्टिवेटेड बेस्ड ऑन क्वालिटी ऑफ एयर। सच मैकेनिज्म मस्ट बी अडॉप्टेड इन द अदर इंडियन सिटीज़। तो जो 4 ठो डिफरेंट सेट हैं यहाँ पर, ये चीज़ अदर सिटीज़ में भी अडॉप्टेड होना चाहिए।